नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं आरंभ हो चुकी हैं और 50 एमसीक्यूज टोटल बढ़िया वाले हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो आप दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ से लाभ ले सकते हैं। तैयारी के साथ साथ थोड़ा रिवीजन करते चलना चाहिए और रिवीजन करने का एक बेहतर जरिया होते हैं मॉक। ये आपकी कमियों का भी आपको आभास कराते हैं और दोहराव भी करवा देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है और कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपको बताता है कि जो कंडक्टर यानी चालक होते हैं उसमें अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो सेमीकंडक्टर है उसमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो इंसुलेटर है उसके अंदर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से 3 कंडीशन दी हुई हैं। अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो अगर आप ये जानते हैं कि जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है उसका इन चीज़ों से, मतलब टेम्परेचर से सीधा सीधा कोई ऐसा संबंध नहीं होता है। जो फार्मूला हम निकालते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि लेंथ के साथ इसका सीधा संबंध होता है, जबकि व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है एरिया के साथ। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेसिप्रोकल रिलेशन दोनों हम देखते हैं तो उसमें लेंथ और एरिया ही आते हैं, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग कंडीशन आप देखते हैं और ये तीनों ही सही है। तीनों ही जो यहाँ पे स्थितियाँ दी हुई हैं ना, परफेक्ट हैं और हम सी वाले का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कौन सा ऐसा इसमें से काम है जिसमें कि हम लेज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल नहीं होता है, बार कोड की स्कैनिंग में नहीं इस्तेमाल होता है, या होलोग्राफी और न्यूक्लियर रिसर्च में इस्तेमाल नहीं होता है। बताइए इसमें से कहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जो आप देख रहे हैं, तीनों में लेज़र काम आता है, उसका हम प्रयोग करते हैं और इसीलिए हम डी को चुनते हैं कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कि प्रयोग जिसमें कि लेज़र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया हुआ है और उसमें से गलत जो फार्मूला है उसका चयन आपको करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत ही ऊपर वाला ही है। घनत्व की गणना अगर आपको करनी है तो आप मास में वॉल्यूम का गुणा थोड़े ही करेंगे, दोनों का आपस में भाग देंगे, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तब जाकर आपको डेंसिटी का कैलकुलेशन करने की सुविधा होती है। तो द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ बटे का जो चिन्ह है, सिंबल है, वो होना चाहिए था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारी जल यानी जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, हैवी वाटर है, उसका इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। तो किस चीज़ की गति को मंद करने के लिए प्रयोग होता है वो बताइए। ये न्यूट्रॉन की रफ्तार को कम करता है, प्रोटॉन की रफ्तार को कम करता है, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को कम करता है, या इसमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि ये न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो नाभिकीय भट्टियाँ होती हैं उसमें ये प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर आगे ही एक ब्लैंक स्पेस है और पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। ये मैक्स प्लांक है, या हेनरिक रुडोल्फ हर्टज है, या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो 5th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आप देखकर बताइए। बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। हेनरिक हर्टज के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो वो समय बाद का है। फिलहाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि खोजा किसने था, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्टज का नाम हम देखते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन को देखिए। थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से राज्य के समुद्र तट की जो मोनाजाइट बालू होती है, मोनाजाइट रेत होती है, उसके अंदर पाया जाता है। अब उस राज्य का नाम आपको बताना है। थोरियम का यहीं से निष्कर्षण किया जाता है। तो इसमें आप जिन राज्यों के नाम देख रहे हैं उसमें से तो नाम नहीं होगा। ये केरल का समुद्र तट होता है जहाँ से मोनाजाइट बालू प्राप्त की जाती है और उससे हम थोरियम को प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हाइड्रोजन बम, जैसे परमाणु बम होता है वैसे हाइड्रोजन बम उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया इस्तेमाल होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कौन वाला न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये आपको बताना है। तो ये अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन है, या फिर कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है। तो इतना तो आप ये ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि एक बम है,
तो बम में कंट्रोल करके क्या करेंगे, जितना वो अनकंट्रोल रहेगा उतना ही ज़्यादा विनाशक होगा। तो इसमें फिर एक जो विकल्प है वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। अब इन दोनों में से आपको बताना है, ए और बी में से। तो सातवां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, देख लीजिए और बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है और ये ज़्यादा विनाशकारी होता है। परमाणु बम की तुलना में इसकी जो विनाशक क्षमता है वो ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। बैटरी का जीवन चक्र यानी जो लाइफ साइकिल ऑफ बैटरी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये डेप्थ ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, माफ़ कीजिएगा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर निर्भर करता है। डिस्चार्ज की जो रेट होती है उस पर डिपेंड करता है या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है आप बताइए। तो 8th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, तीनों पर ही निर्भर करता है। बैटरी कितना चलेगी, उसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी, ये तीनों बातों पर निर्भर करता है कि डिस्चार्ज की डेप्थ कितनी है, डिस्चार्ज रेट कैसी है, टेम्परेचर कितना है। 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, ये वेधशाला यानी जो ऑब्जर्वेटरी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, टेलीस्कोप वेधशाला है, इसकी विशेषता है। अब इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है, एमुंडसेन स्कॉट दक्षिणी ध्रुव स्टेशन है, तो ये कहाँ पे है, मतलब इसकी लोकेशन आपको बतानी है। ऑस्ट्रेलिया में है, आर्कटिक में है, अंटार्कटिक में है। तो यहाँ आपकी मदद कर दिया है, काम आसान हो गया है, साउथ पोल का नाम ले लिया है और इससे आप चुन लेंगे। तो किसको चुनेंगे, इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, अंटार्कटिका। साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो वैसे भी इसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आगे ही एक ब्लैंक स्पेस है और कहा जा रहा है कि ये ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल सोलर सेल बनाने में किया जाता है और ये प्रकृति में बहुत भारी मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया भी जाता है। तो ये सिलिकॉन है, एंटीमनी है कि सीजियम है। ये पीरियोडिक टेबल के 3 अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम दिए हैं और करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो है ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है और सोलर बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ए वाले विकल्प को हमने चुन लिया। 11वें प्रश्न को देखते हैं। पेरिस्कोप का निर्माण हमें करना है, हमें क्या करना है, पेरिस्कोप बनाना है अपने ऑब्जर्वेशन के लिए। और उसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम प्रिज्म लगाएंगे, मिरर लगाएंगे या कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्या लगाएंगे कि पेरिस्कोप बन जाए। तो प्रिज्म या फिर मिरर जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिए और इसमें से हम ए वाले विकल्प को इसीलिए चुन रहे हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, प्रिज्म और दर्पण का प्रयोग। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आगे ही फिर ब्लैंक स्पेस है और कहा जा रहा है कि इस घटना के कारण, ये जो वायुमंडलीय घटना है, इसकी वजह से वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में समय का अंतर पाया जाता है और समय का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। असल में सूर्यास्त हो रहा है और हमें लग रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है और दोनों के बीच में समय अंतराल है और 2 मिनट का लगभग है। तो ये किस घटना की वजह से होता है। अब इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उत्तरदायी होता है यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, या फिर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है वो उत्तरदायी होता है, या एटमॉस्फेरिक डिफ्रेक्शन उत्तरदायी होता है। यानी अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन में से आपको चुनना है, बाकी तो वो वायुमंडल में होगा ही। तो 12वां प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, असल में वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है जिसकी वजह से हमें दोनों के बीच में फ़र्क मालूम होता है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को आप देखें। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है, डेविएशन का प्रोसेस किस कलर में सबसे ज़्यादा होता है जब लाइट जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है और जो रंग है उनमें विक्षेपण की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन सा होता है। अब इसमें जो रंग दिए हैं आप देखिए कि बैगनी रंग का प्रकाश यानी वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल रंग का होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वाले को पूछ रहा था तो हम बी वाले को चुनते हैं। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो घटना है इसके पीछे यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखना, इसके अलावा गहरा समुद्र जो है उसका पानी नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये सारे एप्लीकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा अनुप्रयोग है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमें दिखाई देता है, बताइए। मतलब इसमें से किस घटना के पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। अब आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिम्मेदार हो। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश बिखर जाता है और इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, पानी नीला दिखाई देता है और जितनी भी चीज़ें। ठीक वैसे जो रेगिस्तान में आप मरीचिका की घटना देखते हैं, मिरेज की घटना देखते हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, माफ़ कीजिए 15वें नंबर के। और इस 15वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये काम किसका होता है। यहाँ जो नीचे डिवाइस उपकरण दिए हुए हैं इन्हें आप देखिए
और इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट दी हुई है इसमें से इलेक्ट्रिक सेल हमारा सही विकल्प हो जाएगा। विद्युत सेल में यही तो होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलकर इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है उन्हें भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि विद्युत मोटर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो बिजली का पंखा होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन का काम क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पवन चक्की का काम भी वही होता है। तो इसे हमने देखा, फिलहाल इसका ए वाला आंसर जो है वो सही है। 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, लेज़र की खोज किसने की थी। तो ये तो सीधा प्रश्न है, इसमें आपको अगर आता है तो आप आराम से टिक कर लेंगे, ये मैमन जी का काम था। बाकी थॉमस यंग को आप देख रहे हैं, तो थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में एक्सप्लेन किया था, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और लेज़र का आप देख ही चुके हैं। फोटोन की खोज करने वाले वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले कायदे की एक्सप्लेनेशन दी थी। और लॉगरिथम की खोज करने वाले जॉन नेपियर थे, उस पर अपनी थ्योरी इन्होंने दी थी। तो कुल मिलाकर हमने बी वाले विकल्प को चुना। 17वें प्रश्न को देखते हैं, कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के, अब यहाँ पे फिजिक्स की जो दो ब्रांच है उनके नाम दिया है, एक तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये दोनों ही भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं। तो इन दोनों के नियमों के आधार पर काम करने वाला इसमें से कौन सा है। रेडियो इन दोनों सिद्धांतों पर काम करता है, या फिर टेलीविज़न इन दोनों ही विधाओं के सिद्धांतों पर काम करता है, या संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ऐसे काम करता है, या कंप्यूटर। तो आप इसमें देखें तो ऊपर वाले तीन तो बेकार हैं। कंप्यूटर का काम ऐसा ही होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमों को भी मानता है और सेमीकंडक्टर फिजिक्स के भी नियमों पर काम करता है। दोनों ही जो साइंस की मतलब फिजिक्स की यहाँ पे शाखाएं हैं उनका इस्तेमाल, उनके नियमों का इस्तेमाल इसमें होता है। तो इसमें से हम कंप्यूटर को चुनते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। कौन सा तत्व जो है, इसमें जो तत्वों के नाम दिए हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस है, यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये 18वां प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो सही विकल्प है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है इन तत्वों में अगर देखा जाए। और भी हैं, जैसे कि सबसे भारी तत्व जो है वो ऑस्मियम है, और धातु की अवस्था में पाया जाने वाला जो, माफ कीजिए, धातु जो कि द्रव की अवस्था में पाई जाए ऐसा तत्व कौन सा है, पारा यानी मरकरी है। तो कुल मिलाकर इसमें से हमने फ्लोरीन को चुना। 19वें प्रश्न को देखते हैं, कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील धात्विक तत्व है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, धातु तत्व की बात हो रही है, यानी वो जो एलिमेंट आप चुनेंगे वो मेटल होना चाहिए। तो अब इसमें जो नाम दिए हैं आप चुनिए। देखिए 19वां जो है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, सीजियम। ये धात्विक तत्व है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। बाकी अधात्विक तत्व अगर पूछता, मतलब नॉन मेटालिक, तो उसमें आप फ्लोरीन को चुनते। और सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय, यानी उसे किसी भी तरह से ठोक पीट कर मोड़ा तोड़ा जा सकता है, तो इस मामले में सोना सबसे ऊपर आता है। इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखें। वायुयान में जो कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं, ठीक, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, फॉस्फर ब्रांच लगाते हैं, एल्निको इस्तेमाल करते हैं, रोज मेटल का इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट के संदर्भ में आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि नाइक्रोम के अंदर ताप सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो जो विद्युत तापन होता है उसके औजार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बाकी फॉस्फर ब्रांच ऐसा होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाना संभव हो पाता है। तो इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुनते हैं। एल्निको का इस्तेमाल अच्छा कहाँ करते हैं, तो एल्निको का इस्तेमाल आमतौर पे चुंबक के निर्माण में होता है। मैग्नेट अगर आपको बनाना है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और रोज मेटल जो है ये स्वचालित फ्यूज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद 21 को देखें। इसमें कहा गया कि कौन सा ऐसा साल्ट है जो कि औद्योगिक सफाई अभिकर्ता यानी इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। अब इसमें नाम दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसा कौन सा होता है, औद्योगिक सफाई कर्मी। और इसका जो सही विकल्प है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। अब यहाँ पर पीएच वैल्यू के आधार पे आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि सबसे कम एसिडिक है। सबसे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है। तो पीएच स्केल से हम इसी चीज़ का पता लगाते हैं। 7 से कम, 7 से ज़्यादा। 7 से जितना कम होता जाएगा उतनी ही जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी, और जितना ही बढ़ता जाएगा, 7 के जितना करीब आता जाएगा उतना ही कम एसिडिक होगा। और ऐसे ही क्षारीय जो मतलब उसके बाद एल्केलाइन वाली अवस्था है उसको भी हम 7 के उस पार देखते हैं। तो अब इसमें बताइए, ब्लैक कॉफ़ी है, गैस्ट्रिक जूस है, सोडा है और टोमेटो है। जठर रस भी पर्याप्त मात्रा में अम्लीय होता है, इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें से अगर आप चुनेंगे तो सबसे कम अम्लीयता वाला जो पदार्थ है वो ब्लैक कॉफ़ी है। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू के आधार पर ही हमने तय किया, वो 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, ठीक।
और बाकी सोडा का अगर आप देखें तो 3.2 से लेकर 3.9 यानी 3.2 से 3.9 के बीच का होता है। टमाटर का होता है 4 से 4.45 के बीच का। वो टमाटर कैसा है इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो इसमें गैस्ट्रिक जूस है उसका बहुत कम होता है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा एसिडिक होती है। ये 1.2 से 2 के बीच का होता है। ठीक, तो इसमें सबसे कम वाला पूछ रहा था। इसके बाद 23वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि एल्कलाइन सॉल्ट यानी जो क्षारीय लवण है उसका जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग का बना देता है। लाल लिटमस को यह किस रंग का कर देता है? काला कर देता है, हरा कर देता है, नीला कर देता है या फिर सफ़ेद कर देता है? और इसका जो सही विकल्प है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, नीला कर देता है। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो गन पाउडर के निर्माण में नहीं किया जाता है, या जो सेंसिटिव टीथ होते हैं उनमें टूथपेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, झंझनाहट को रोकने के लिए जो पेस्ट आजकल बनते हैं, या फिर रॉकेट में जो ईंधन डालते हैं हम लोग उसमें ऑक्सीकारक के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है, या टूथपेस्ट में झाग बनाने के लिए एजेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो 3 काम हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट ही करता है। ये तीनों काम ये कर लेता है, लेकिन टूथपेस्ट में झाग बनाने का काम इसके जिम्मे नहीं होता है। टूथपेस्ट में झाग बनाने का जो झाग अभी करता है उसके तौर पे काम करता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुनकर बाहर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका प्रयोग किस तौर पे किया जाता है, किस चीज़ में काम आता है? तो जो वेस्ट वाटर होता है उसकी ट्रीटमेंट में काम आता है, फायर रेजिस्टेंट के तौर पे, रिटार्डेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, या एंटासिड के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो 25 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों ही स्थान पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है असल में, जिसे कि हम इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। असल में उसका ये जलीय विलयन होता है, उसमें पानी की भी मात्रा होती है, तब जाकर ये बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका इस्तेमाल हम इन सभी में करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। 26वें प्रश्न में कहा गया कि विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिक केबल में, और इसके तौर पे क्या चीज़ काम आती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दिए हैं। और 26 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम का अगर आपको शोधन करना है या फिर साबुन बनाना है तो उन सब के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो क्षारीय बैटरियां होती हैं उनमें विद्युत अपघटक के तौर पे करते हैं। तो अलग अलग इनका प्रयोग है, इसमें से हम ए को चुनते हैं। इसके बाद 27 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एसिटिक एसिड जो है ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके प्रिजर्वेशन में काम आता है। साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल ये चमकदार नमक बनाने में किया जाता है, चमकदार नमक बनाने में किया जाता है। जबकि बोरिक एसिड जो है ये कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 27 को आप देख रहे हैं, डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, क्योंकि तीनों ही सही हैं। इसमें जो विकल्प दिए हैं ना सब के सब सही हैं, और इसलिए हम डी वाले विकल्प को, मतलब डी वाले विकल्प को इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसको चुनते हैं। ये तीनों ही अपना सही जगह पे दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ का एक ही चीज़ में इस्तेमाल किया जाता हो, इसके जो अन्य अनुप्रयोग हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नियम है जिसके हिसाब से ये कहा गया कि स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप यानी परम ताप के समानुपाती होता है? मतलब अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एवोगैड्रो का नियम है, गैलुसेक का नियम है, चार्ल्स का नियम है। बताइए इसमें से कौन सा नियम इस चीज़ को बताता है? तो 28 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ये चार्ल्स का नियम है, जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि जो गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है वो उसके ताप के समानुपाती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। ग्राहम का जो विसरण नियम है, डिफ्यूजन लॉ है, उसके हिसाब से समान ताप और किस चीज़ पर गैसों के विसरण की दर उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दोज गैसेस। बताइए अब इसमें वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती कहा जा रहा है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दोज गैसेस, इसमें से आप देखकर बताइए किस चीज़ के। तो 29 को जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। दाब की बात की जा रही है, मतलब ये है कि समान ताप और दाब पर, यानी क्या होगा, टेम्परेचर को भी हम एक स्थिर रख रहे हैं और जो प्रेशर है उसको भी हम स्थिर रख रहे हैं। तो जो गैसों की विसरण की दर है
वो उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ पे होगा। इसको आपको याद रखना है। तो प्रेशर को हमने चुना। इसके बाद 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है? बताइए, ये कौन सा मेटल है? आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है कि टिन है? अब इसमें कई सारे दिए हुए हैं और इसीलिए आप डी वाले विकल्प को चुनेंगे, क्योंकि इसमें जितने हैं वो सब ये काम करते हैं। ठीक है, ऊपर के सभी, ये सभी हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, ये सब। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, इसमें डी वाले विकल्प को हमने चुना है। 31वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है या कैल्शियम नाइट्रेट? 31 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल, इसे लूनर कॉस्टिक भी कहा जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पे इसे प्रयोग किया जाता है। 32वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नीला कसीस का नहीं है? जो ब्लू विट्रॉल होता है उसका इस्तेमाल इसमें से कहाँ पर नहीं होता है? तो कवकनाशक के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है, फंगीसाइड के तौर पे ये यूज़ नहीं होता है, या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर ये विद्युत लेपन में यानी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें काम नहीं आता है। कहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होता है? तो इसमें से कोई भी ऐसा उपयोग नहीं दिया है जो कि इसमें न किया जाता हो। मतलब नीला कसीस हर जगह इस्तेमाल होता है। और ये असल में पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है, जिसको कि नीला थोथा या नीला कसीस कहा जाता है। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं तो आपको पता होना चाहिए, और ये हर जगह पे काम आता है। तो इसमें से हमने डी वाले विकल्प को चुना कि कोई भी ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है जिसमें कि ये काम ना आता हो। इसके बाद 33वें प्रश्न को देखिए। मिश्र धातु है और इसका नाम है क्रोम वैनेडियम स्टील, और इसका निर्माण अगर हमें करना है तो हमें कौन सा तत्व नहीं मिलाना चाहिए, किस एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको आप चुनकर बताइए। तो आयरन, क्रोमियम, कॉपर और मैग्नीज दिया है। 33 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही विकल्प है इसमें बताइए। देखिए, सी वाला हो जाएगा। कॉपर आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी क्रोम वैनेडियम स्टील अगर आप बना रहे हैं तो आयरन का अमाउंट इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 97 से लेकर 98% के बीच में होता है। क्रोमियम उसके बाद आता है, 0.8 से लेकर 1.1%। जैसी मात्रा मिलाएंगे उस हिसाब से बनेगा। मैग्नीज भी थोड़ा मिलाते हैं और कार्बन भी थोड़ा मिलाते हैं, और स्प्रिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो पहिए होते हैं उनकी धुरी बनाने में इस्तेमाल होता है, कई जगह पे प्रयोग होता है। इसके बाद 34 को देखते हैं। पिच ब्लेंड, ये निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अयस्क है? ये किसका ओर है जरा बताइए। थोरियम का है, मरकरी का है, जिंक का है कि यूरेनियम का है? तो ये जो पिच ब्लेंड आप देख रहे हैं ये यूरेनियम का अयस्क है। बाकी थोरियम का तो आप जानते हैं, अभी पीछे आपने एक क्वेश्चन देखा है, मोनाजाइट इसका अयस्क होता है, और पारे का होता है सिनेबार, जिंक का होता है कैलामाइन। एक धातु या एक पदार्थ के कई सारे अयस्क हो सकते हैं, तो इसमें से हमने यूरेनियम को चुना है। इसके बाद 35 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा इसमें नाम है जो कि हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं यानी आइसोटोप्स हैं, उसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? प्रोटियम में नहीं पाया जाता है, ड्यूटेरियम में नहीं पाया जाता है, या टाइट्रियम में नहीं पाया जाता है? इसमें आप देखें तो 35 और करेक्ट आंसर इसका ए होगा। प्रोटियम में नहीं पाया जाता है, ये एकमात्र ऐसा आइसोटोप है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी ड्यूटेरियम को अगर आप देखें तो बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के तौर पे, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल के निर्माण में इस्तेमाल होता है। टाइट्रियम जो है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसमें से प्रोटियम को आप चुन लेते हैं। 36 को देखते हैं। कौन सा रोग विषाणु की वजह से नहीं होता है? वायरस से न होने वाला रोग आपको बताना है। तो इसमें मीजल है, चिकन पॉक्स है, फ्लू है और कॉलेरा है। बताइए। तो 36, अब इसे आप ध्यान से देखिएगा तो डी वाला हैजा जो है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। बाकी जितनी भी बीमारियों को आप देख रहे हैं वो सब वायरस से होती है। 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के संचरण का तरीका वायु और जल दोनों ही है, मतलब पानी और हवा दोनों से फैलता है? तो इसमें डायरिया दिया है, टाइफाइड दिया है, पोलियो दिया है, हेपेटाइटिस ए दिया है। बताइए पानी और हवा दोनों से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें से आप सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। पोलियो जो है वो दोनों से फैलता है, हवा से भी और पानी से भी, तो ये ज़्यादा समस्या है। बाकी जो है उसमें अतिसार यानी डायरिया जो है ये तो पानी से, संक्रमित पानी और भोजन जो है उससे फैल जाता है। टाइफाइड पानी से फैलता है, हेपेटाइटिस ए जो है वो भी पानी से फैलता है, तो पोलियो को हमने चुन लिया। इसके बाद 38 को देखें। अरुचि तंत्रिकांश, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक तरह की डिजीज़ है, एक रोग है, और ये किससे संबंधित है, मतलब किस अंग को प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो 38 को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वजन बढ़ने के डर से जो मनुष्य हैं वो कम खाना शुरू कर देते हैं, मतलब डाइटिंग शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में ऐसा फितूर चढ़ जाता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है,
और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से वो खाना ही छोड़ देते हैं। तो ये दिमागी एक तरह की बीमारी होती है, मतलब मानसिक विकार होता है। तो इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुनते हैं। इसके बाद 39 को देखते हैं। 39 में देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो विटामिन और उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, मतलब उनकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके नाम दिया है। जैसे विटामिन B1 जो है इससे बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन B3 जो है इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, पेलाग्रा यानी चर्मदाह नाम का जो रोग है वो हो जाता है। और पेरेस्टेशिया जो है ये हो जाता है विटामिन B5 की कमी से। B9 अगर कम हो जाए तो हड्डियाँ काफ़ी मुलायम हो जाती हैं। ऑस्टियोमैलेशिया की जो बीमारी है वो फैल जाती है। बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 39 में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो डी वाला है वही गलत है। ऑस्टियोमैलेशिया और रिकेट्स नाम के जो रोग हैं वो विटामिन डी की कमी से होते हैं, न कि विटामिन B9 की कमी से। ठीक, तो इसमें से हम ये डी वाले विकल्प को बाहर कर लेते हैं, बाकी सब सही दिया है। 40वें प्रश्न को देखिए। एक व्यक्ति जो कि एक बीमारी से पीड़ित है वो नेत्रदान कर सकता है, मतलब एक डायबिटिक पर्सन जो है वो नेत्रदान कर सकता है। हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त है तो नेत्रदान कर सकता है, या उसे रेबीज़ हो गया है तो भी वो नेत्रदान कर सकता है, या फिर उसे ल्यूकेमिया हुआ है तो वो माफ़ कीजिएगा नेत्रदान कर सकता है। आप अपनी आँख को डोनेट करना चाहते हैं तो आपको इसमें से कौन सी बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी आप अपनी आँखें डोनेट कर सकते हैं। 40वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें से अगर आप देखें तो बाकी बीमारियां जो है उसमें नेत्रदान की या किसी भी अंगदान की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसमें अगर आपका शुगर नियंत्रित है और आपकी पीछे की जो मधुमेह की हिस्ट्री है वो ठीक ठाक रही है तो उस कंडीशन में आप नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक, और बाकी अगर आप देखें तो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त मनुष्य भी नेत्रदान कर सकता है, और अगर कोई संक्रामक रोग आपको नहीं है और आप ट्यूबरकुलोसिस से भी पीड़ित हैं तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 41वें नंबर के प्रश्न को देखिए। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पर्नेर ने की थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी, या पेलाडे ने की थी, या डुजार्डिन ने की थी। यहाँ साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम दिए, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जॉर्ज ई पेलाडे का काम था, बाकी स्फेरोसोम्स की खोज करने वाले पर्नेर थे और प्रोटोप्लाज्म को खोजने वाले डुजार्डिन थे। तो कुल मिलाकर हम इसमें से सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। ठीक है, सी को चुना। अब 42 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B12 जो है इसको कोबाल्मिन कहा जाता है, विटामिन B9 जो है इसको फोलिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 का असली नाम है बायोटिन, और विटामिन B3 का असली नाम है नियासिन। आप ये बताइए कि इसमें कुछ गलत है, गलत कहाँ पर है? तो गलत इसका सी वाला है। विटामिन B6 को हम बायोटिन नहीं कहते हैं, बल्कि विटामिन B7 जो होता है उसको बायोटिन कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। B6 का असली नाम क्या होता है? इसके बाद 43 को देखते हैं। कौन से बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं? बताइए। मल्टी सेलुलर ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें मोनेरा को आप रखेंगे, प्रोटिस्टा को रखेंगे, कवकों को रखेंगे यानी फंगी को रखेंगे, या प्लांट्स को रखेंगे। इस प्रकार के जीव कौन से होते हैं? तो आप जो कवक हैं उन्हें रख सकते हैं। कवक जो है ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं। बाकी मोनेरा तो एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोटिस्टा जो है ये एक कोशिकीय जीवों का ये भी समूह होता है। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिका अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन पूछा जा रहा है तो इसमें से आप कवक को चुन लेंगे। ठीक है, फंगी को चुनिएगे, और इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही है। इसके बाद 44 को देखते हैं। BCG का टीका लगता है। अब इसमें कौन से रोग का बचाव होता है जरा बताइए। किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसमें आप रोगों के नाम देख रहे हैं। आप 44 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अब ये जो प्रश्न है इसमें पूछना चाहिए था कि किस रोग के बचाव के लिए नहीं दिया जाता है, मतलब कौन सा रोग इसके टीके के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और काली खांसी दिया है, और इसमें से आप बी वाले विकल्प को चुन लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए या उसकी रोकथाम के लिए BCG का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि BCG का टीका, ये प्रश्न सही है अपनी जगह पे, और इसमें संरचना में दोष नहीं है। ठीक है, ये सही पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसमें आप देखें कि रोगों के नाम दिए, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ यानी काली खांसी है, पर्टुसिस भी कहा जाता है। तो इन सब के उपचार के लिए दिया जाता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का अगर आपको उपचार करना है, मतलब उससे बचाव करना है, तो उसके लिए BCG का टीका इस्तेमाल होता है। मतलब तपेदिक के लिए BCG का प्रयोग करते हैं, और बाकियों के लिए क्या करते हैं? टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया के लिए और काली खांसी के लिए DPT का टीका आता है। DPT में तीनों बीमारियों का निदान हो जाता है। तो तपेदिक को हम इसमें से बाहर कर लेते हैं, और वही हमारा सही उत्तर होगा। इसमें किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है वो पूछा था, तो हमारा बी वाला उत्तर है। इसके बाद 45 को देखते हैं कौन सा सही है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है लेग्ना, और प्ररोह रहित पादप यानी शूटलेस प्लांट जो है वो राइजोफोरा है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है डाप्सोनिया, और सबसे बड़ा जो पादप अंड यानी प्लांट एग है वो जूओप्सिस है।
तो अब इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा सही है। 45 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये प्ररोह रहित पादप वाला जो दिया है यही एकमात्र इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो है वो यूकेलिप्टस हो जाएगा। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन होता है, वो लेमना होता है। प्ररोह रहित को तो आपने देखी है, ये राइजोफोरा होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है डाउसोनिया, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है जुओप्सिस। सबसे बड़ा प्लांट एग होता है साइकस। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। इसमें से बी वाला सही है। 46 को देखते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स ये पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है जरा बताइए। कान के अंदर पाई जाती है, नाक में पाई जाती है, आँखों में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आँखों में पाई जाती है। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड जो है ये आँखों के अंदर पाई जाती है, और इसमें से हम सी वाले विकल्प का चयन करते हैं। 47 को देखते हैं। 47 में कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए। मोरी कल्चर के अंतर्गत शहतूत की खेती की जाती है, यानी मलबरी की फार्मिंग की जाती है। पोमोलॉजी में हम फलों की खेती करते हैं। ओलेरी कल्चर में हम जैतून उगाते हैं, यानी जो ऑलिव होता है उसकी कल्टिवेटिंग करते हैं, माफ़ कीजिएगा उसका कल्टिवेशन करते हैं। और हेलीकल्चर जो होता है उसमें हम स्नेल फार्मिंग करते हैं। तो बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। 47 को आपने देखा, और इसका जो सही विकल्प है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। ओलेरी कल्चर में हम जैतून नहीं उगाते हैं। ठीक है, ओलेरी कल्चर में हम क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। तो इसमें से हम जो सी वाला विकल्प है उसे बाहर कर लेते हैं, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 48 को देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे बड़ा अंग मनुष्य के शरीर में होता है त्वचा, यानी स्किन। और सबसे जो व्यस्त आर्गन होता है, यानी सबसे व्यस्त अंग होता है वो यकृत होता है। सबसे ज़्यादा काम वही करता है पूरे शरीर में। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। इसमें आप देखकर बताइए कौन सा गलत है। स्टेप्स नाम की जो हड्डी है वो सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी होती है फीमर। कहाँ पर पाई जाती है ये भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बड़ा छोटा पूछा है। इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी थी, और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग यकृत नहीं होता है, हालांकि यकृत के जिम में भी बहुत सारे काम होते हैं। लिवर कम काम नहीं करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम करने वाला जो अंग होता है वो होता है हृदय। दिन रात काम करता है पंप का। और उसके बाद 49 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। लगातार काम करने के मामले में वो रिकॉर्ड तोड़ है। मैर्मिकोलॉजी जो है इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो प्लांट फॉसिल्स होते हैं उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी में हम विषाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करनी है तो हमें बैक्टीरियोलॉजी पढ़नी चाहिए, मतलब उसके अंतर्गत स्टडी करनी चाहिए। और निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। तो ये जो 49 है ना, ऊपर वाला ही गलत है। मैर्मिकोलॉजी में हम चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना कि स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, इसका अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं। ये प्लांट फॉसिल्स की जो स्टडी है ये असल में पैलियोबॉटनी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, पैलियोबॉटनी नाम की जो विधा है उसके अंतर्गत हम पौधों के जीवाश्मों पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं कि वो कितना पुराना है। और 50वां अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है बताइए। तो एडिबल पार्ट दिया है और प्लांट दिया है। तना हम लोग खाते हैं पालक का, मतलब पालक के पूरे पौधे में हम तने का खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलू का जो पूरा पौधा होता है उसमें हम पत्तियाँ खाते हैं। मूली का हम जड़ खाते हैं, और शकरकंद का हम लोग फूल खाते हैं। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें से एकमात्र सी वाला सही है। मूली की हम लोग जड़ खाते हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो गलत है। वो ऐसे भी दिखाई दे रहा है। इसमें जो विकल्प है आसान है। वैसे अगर देखा जाए तो तना हम लोग किसका सेवन करते हैं, गन्ने का करते हैं। प्याज का भी हम लोग तना खाते हैं, और आलू का भी खाते हैं। पत्तियां हम लोग खाते हैं सरसों पालक मेथी की, हालांकि इनका जो दाना होता है, जो फलियां इसमें बीज लगते हैं, उसका भी हम सेवन करते हैं। जड़ के तौर पे हम गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद का इस्तेमाल करते हैं। और फूल हम लोग पत्ता गोभी और फूल गोभी का खाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने 50 MCQs कंप्लीट किए हैं, और ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। लगातार अभ्यास करते रहिए। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।